अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। हालांकि बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये पढ़ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसका क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स का, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में भी हमने देखा है 2017 में और 2019 में ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आया हुआ है। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, वैसे भी आपको ये टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज का जो लिटरल मीनिंग है, जो मतलब है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, इसको हम कह सकते हैं बेनिफिट्स, फ़ायदा, एडवांटेजेस। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि लॉन्ग रन में जब कोई भी फर्म अपना स्केल बढ़ाती है, अपना पैमाना बढ़ाती है, जब वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किन कारणों से वो फ़ायदे होते हैं। ऐसा नहीं कि फ़ायदा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक जो फर्म है अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रही है, अपना पैमाना बढ़ा रही है, तो उसको कभी कभी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। डिसइकोनॉमीज भी होते हैं, वही है हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। नुकसान, डिसएडवांटेजेस जो कि एक फर्म फेस करता है, देखा गया है जब उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो हम लोग विल डिस्कस लेटर ऑन। तो अभी हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे कि मैंने बढ़ाया, व्हेन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द फर्म गेट्स टू हैव सम एडवांटेजेस और द बेनिफिट्स। अब जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल वर्ड ही बताता है हमें। इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब है कि जब फर्म को फ़ायदा हो रहा है उसके अपने एफर्ट्स की वजह से, उसने अपने ऐसे क्या कहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस में चेंज किया, एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आया, ऑपरेशंस में इतने इम्प्रूवमेंट लेकर आया है कि उसको फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ही है कि व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन द साइज ऑफ द फर्म, जब फर्म एक्सपैंड होता है, जब फर्म की साइज में चेंजेस आते हैं, तब उस कंपनी को, उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके अपने एफर्ट्स की वजह से, उसकी अपनी प्रैक्टिसेस की वजह से। और ये जो फ़ायदे हैं उसी फर्म को ही, उस स्पेसिफिक फर्म को ही हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं फर्म स्पेसिफिक, क्योंकि उसी फर्म को ही फ़ायदा हो रहा है, उसके एफर्ट्स की वजह से किसी और कंपनी को, किसी और फर्म को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, या हम कह सकते हैं कि पर यूनिट आउटपुट इंक्रीज होता है, उसको भी हम कहते हैं कि ये फ़ायदा हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन को। नेचुरल है, एक फर्म को फ़ायदा होता है जब उसकी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है, या पर यूनिट जो आउटपुट है, पर यूनिट फैक्टर इनपुट्स के, उससे वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा इंटरनल इकोनॉमीज़ है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, एक्सटर्नल वर्ड ही बताता है कि जब एक फर्म को फ़ायदा हो रहा है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके कोई भी अपने एफर्ट्स नहीं पुट किए, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की, लेकिन बाहर की वजह से, बाहर के ऐसे कुछ फैक्टर्स में चेंज हो गया जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे यहाँ पर है चेंज इन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, जब उस पर्टिकुलर जिस इंडस्ट्री में वो फर्म है, उस इंडस्ट्री में चेंजेस हुए हैं और उसकी वजह से उस फर्म को भी फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलता है, जिसकी वजह से फर्म भी अल्टीमेटली उसको एडवांटेजेस एक्रू होते हैं। और ये हमारे तीन तरह के हैं, इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वी विल कम टू डिसइकोनॉमीज ऑल्सो, बट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज ये हमारी 6 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले है लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज को हम लोग स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं। लेबर इकोनॉमीज और स्पेशलाइजेशन, देखिए स्टूडेंट्स, जब फर्म का साइज एक्सपैंड होता है, जब फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है, पैमाना बढ़ाती है, तो नेचुरल है कि उसको और लेबर को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और एम्प्लॉयज़ भी वो वर्कर्स हैं, और एम्प्लॉयज़ भी उसमें कंपनी में आते हैं, तो क्या होता है, और जो प्रोसेसेस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ प्रोसेसेस जो हैं, सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस है, हमने 1 या 2 लोगों को उसको दे दिया कि अब वो रोज़ वही प्रोसेस ही करेगा। फॉर एग्जांपल बिल बनाने का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है,
परचेज के बिल उन्होंने हमने एक या दो लोगों को जिम्मेदारी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपने बिल ही बनाने हैं। तो उनका काम ही हो गया कि वो रोज़ सुबह से शाम तक जब तक वो ऑफिस में वो बिल ही बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, जब एक पर्सन जो है, एक एम्प्लॉई है, एक पर्टिकुलर काम को रोज़ करता है, रिपीट करता है, तो नेचुरल है उसकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होती है। जब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होगी तो कंपनी का जो एवरेज कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो एवरेज कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो एम्प्लॉई है, वो जो वर्कर है, वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उस काम को बेहतर ढंग से करता है, जिससे कि कंपनी को अल्टीमेटली फ़ायदा हो जाता है। वो जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है, कम टाइम में कम कॉस्ट में ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं लेबर इकोनॉमीज या फिर स्पेशलाइजेशन। उसकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, वो और एफिशिएंट हो जाता है, उसकी और एफिशिएंसी होती है। तो ये जो एक्सपर्टीज़ है, एफिशिएंसी है, वो कंपनी के, वो फर्म के कॉस्ट को रिड्यूस करती है। एक किसी भी प्रोजेक्ट को जो टाइम लगता है उसको भी रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से फर्म को अल्टीमेटली एडवांटेज या बेनिफिट या उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही होता है। सेकेंड है हमारा टेक्निकल इकोनॉमीज़, इसको हम लोग इंडिविजिबिलिटीज़ भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक छोटी फर्म है और वो एक बड़ी मशीन लेती है, बड़ी मशीन उसने इंपोर्ट करा ली है, लेकिन फर्म छोटी है तो वो कम ही प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसकी कम डिमांड है, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती है। तो एज अ रिज़ल्ट की वो जो मशीन है उसको पूरी तरह से, वो जो फिक्स फैक्टर है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकती, लेकिन जो कॉस्ट लगनी है उस मशीन में वो तो पूरी ही लगेगी। तो क्या होता है यहाँ पर, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, जब स्मॉल ही है तो कॉस्ट जो है वहाँ पर बढ़ती है। लेकिन जब पैमाना बढ़ रहा है, जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जब एक फर्म का साइज एक्सपैंड हुआ है और फर्म ने जब एक बड़ी मशीन इंपोर्ट की है, नेचुरल है जब फर्म का साइज बढ़ रहा है तो वो उसकी प्रोडक्शन भी वहाँ पर ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब उस मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है। जब किसी भी एक फिक्स फैक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, आपने ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी पढ़ा हुआ है, आपने सब जगह फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था आपने, तब जो है जो कॉस्ट है वो मिनिमम पे पहुंचती है। तो नेचुरल है यहाँ पर जब कॉस्ट मिनिमम पे पहुंचेगी तो बट नेचुरल फर्म को तो फ़ायदा होगा ही होगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इन्वेंट्री इकोनॉमीज़। इन्वेंट्री इकोनॉमीज़, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल जो कि एक फर्म को चाहिए ही चाहिए अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, कभी जो इन्वेंट्री है उसको हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ए क्लास इन्वेंट्री, बी क्लास इन्वेंट्री, सी क्लास इन्वेंट्री। ए क्लास इन्वेंट्री बहुत महंगी होती है, बी क्लास थोड़ी उससे सस्ती होती है, सी क्लास जैसे जो कील वगैरह है ये बहुत सस्ती इन्वेंट्री होती है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि फर्म में जो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मैनेजर है वो बहुत ज़्यादा ए क्लास इन्वेंट्री को ऑर्डर कर देता है। अभी चाहिए ही नहीं होती है ए क्लास इन्वेंट्री, ऑर्डर कर देता है और उनके पास उसको स्टोर करने का कोई भी स्पेस नहीं होता। अभी उसको महीनों महीनों पड़ी रहती है, बारिश आएगी, धूप आएगी, कोई गोडाउन नहीं है उसको स्टोर करने का, तो क्या होगा, नेचुरल है वो इन्वेंट्री ख़राब ही हो जाएगी। तो ये नुकसान है ना, यहाँ पर इतनी महंगी इन्वेंट्री मंगवाई है और वो ख़राब हो रही है, दोबारा फिर पैसे खर्च के इन्वेंट्री मंगवानी पड़ रही है, तो क्लियरली यहाँ पर नुकसान है। तो यही है कि अगर एक फर्म को अगर हमने ज़्यादा इन्वेंट्री मंगवानी है तो वो प्लान कर लेते हैं कि सेफ्टी स्टॉक कितना होना चाहिए, EOQ मॉडल करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हमारे को मंगवानी है, पूरा प्लानिंग करके चलते हैं ताकि उनको इन्वेंट्री शॉर्टेज भी ना हो किसी एक दिन में और एक्सेस इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे ज़्यादा पैसा इस इन्वेंट्री में ही लगता है। अगर हमने इसको प्लान नहीं किया तो हमारी कंपनी में क्या कहते हैं, गारंटी है कि मिस होगा ही होगा और फाइनेंशियल बर्डन हमारी कंपनी का बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग इकोनॉमीज़, इसको हम लोग सेलिंग इकोनॉमीज़ भी कहते हैं। कभी कभी जैसे मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारी फर्म छोटी सी है, हमने एडवर्टाइजमेंट एक ही करवानी है, तो नेचुरल है वो जो एजेंसी है हमसे बहुत ज़्यादा पेमेंट लेता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है। लेकिन जब हमारी कंपनी बढ़ गई है, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो हम 3-4 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमने एडवर्टाइजमेंट करानी है, तो 3-4 प्रोडक्ट्स की जब हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कि जो एजेंसी वाले हैं, जो
मार्केटिंग पीपल हैं वो भी हमें डिस्काउंट दे देते हैं, और 3-4 और मतलब वी आर नोन इन द मार्केट। तो उससे क्या होता है कि देयर आर चांसेस कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा सेल हों, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, द कस्टमर्स विल नॉट बी एबल टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं और अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। इसलिए मार्केटिंग इकोनॉमीज़ में है जब डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है और हमारी जो एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमीज़। अगर एक फर्म छोटी है तो एक ही पर्सन को एम्प्लॉय कर लिया जाता है, ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। रिसेप्शनिस्ट भी वही बन जाता है, जाके मार्केट से इन्वेंट्री भी वही परचेज कर लाता है, और फाइनेंस मैनेजर भी वही है, एचआर मैनेजर भी वही है। तो वो एफिशिएंटली काम इतना नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारा स्केल बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट मैनेजर्स एम्प्लॉय करते हैं, जो जिसके लिए जो जिसमें एक्सपर्ट है उसी को ही एम्प्लॉय करते हैं, ताकि वो ठीक तरह से उसको मैनेज कर सके। डिसेंट्रलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारी कंपनी में, एचआर डिपार्टमेंट में है हमारी कंपनी में, वहाँ पर हम लोग उसी तरह से उसी को एम्प्लॉय करेंगे जो फाइनेंस में स्पेशलाइज करते हैं। जैसे एमबीए फाइनेंस है या जो एमबीए एचआर है, उन्हीं को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे ताकि वो अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह से संभाल सके, डिसेंट्रलाइज करके अपना पूरा उस डिपार्टमेंट जो है वो एफिशिएंटली चले। दीज आर नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमीज। एफिशिएंट मैनेजर है, स्पेशलाइज्ड मैनेजर है, जो कि माइन्यूट डिटेल्स भी जानता है, अपने अंडर जो उसके सुपरवाइजर्स काम करते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ जो भी वर्कर्स काम करते हैं, और जो भी उसका एरिया है, जो भी उसका रोल है, वो उसको अच्छे तरह से जानता है। इससे जो कंपनी को फ़ायदा होता है, दीज आर नोन एज मैनेजरियल इकोनॉमीज़। लास्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमीज़। देखिए स्टूडेंट, अगर एक हमारी फर्म का जब साइज़ छोटा है और मैं मान लीजिए कि टेक्सटाइल बिजनेस में ही हूँ, मैं टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती हूँ और मुझे यहाँ से आगरा या मथुरा मुझे पहुँचाना है, और मेरे पास नेचुरल है, मेरा छोटा साइज़ है मेरी फर्म का, तो मैं ट्रक मेरे पास नहीं है या गोडाउन मेरे पास नहीं है, नेचुरल है, मेरे को बाहर से हायर करना ही पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी देखा है कि मैं अगर ट्रक बाहर से हायर करती हूँ तो जो ट्रक वाला है वो टाइम पे मेरा माल नहीं पहुँचा सकता, तो जो मेरा माल है इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड, तो यहाँ पर मेरे को नुकसान ही है। लेकिन जब मेरी फर्म का साइज़ एक्सपैंड होता है लॉन्ग रन में, तो क्या होता है कि अब नाउ दैट आई हैव मोर मनी, लॉन्ग रन में हूँ मैं, तो यहाँ लार्ज स्केल पे काम कर रही हूँ, आई कैन अफोर्ड टू हैव माई ओन ट्रक्स। मेरा अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, मेरे अपने स्टोरेज होगा। मैंने मान लीजिए आज अपना गुड्स मैंने प्रोड्यूस कर लिए हैं, तो और मैंने वो 15 दिन के बाद डिलीवर करने हैं, तो आई नीड नॉट वरी कि मैं कहाँ पर वेयर हाउसेज में मैं कहाँ पर रखूँ, क्योंकि वहाँ भी तो मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो अब एज ए रिजल्ट मैं अपने गोडाउन्स, अपने वेयर हाउसेज, अपना स्टोरेज सिस्टम खुद अपना रख सकती हूँ। अपने आई कैन हैव अ फ्लीट ऑफ माई ओन ट्रक्स, ताकि मेरे हिसाब से ट्रक्स चलें और मेरा जो माल है वो सही समय पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। तो इससे जो कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, दीज आर नोन एज ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमीज़। आई होप ये जो इंटरनल इकोनॉमीज़ हैं, ये 6 टाइप्स की इकोनॉमीज़ हैं, वो सब स्टूडेंट्स को क्लियर हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। जैसे कि मैंने बताया कि फर्म ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जिसकी वजह से उसको फ़ायदा हो रहा है, रादर बाहर के एनवायरनमेंट में ऐसे चेंजेस हुए हैं, ऐसे कुछ फैक्टर्स आए हैं जिसकी वजह से फर्म को फ़ायदा हो रहा है। और वो है कि जिस इंडस्ट्री में वो फर्म है, फॉर एग्जांपल कोई एक फर्म है जो कि दवाइयाँ वगैरह प्रोड्यूस करती है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से उस फर्म को भी फ़ायदा हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। ये हमारी 3 तरह की होती हैं। पहली है हमारी इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, इकट्ठे मिल जाना। जब बहुत सारी फर्म्स एक साथ इस्टेब्लिश हो जाती हैं, इकट्ठे मिल जाती हैं, तो क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट भी उनको फ़ायदा देना स्टार्ट कर देती है। गवर्नमेंट भी उनको किसी ना किसी तरह से सब्सिडीज़ देना या किसी और तरह का एडवांटेज उनको मिल जाता है। तो ये उसने अपने कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं किए इंटरनली, रादर जब जो फर्म्स हैं वो एक साथ, जैसे कि मान लीजिए हम लोग वहाँ चले जाएँ, दिल्ली में चले जाएँ, वहाँ पे पंचकुला रोड पे फर्नीचर मार्केट है, तो जब फर्म्स एक ही नेचर की एक साथ होती हैं तो जो गवर्नमेंट है उनको वो भी एडवांटेज सब्सिडीज़ के फॉर्म में देना स्टार्ट कर देता है। तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह पर है।
नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक अकेली फर्म है तो उसको बहुत ट्राई करना पड़ेगा कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करे, कौन सा, या अपनी कोई, और अगर उसको इन्फॉर्मेशन देनी भी है बाहर के लोगों को तो उसको जर्नल ढूंढने पड़ेंगे, कहाँ कौन सी मैगजीन में, कौन से न्यूज़पेपर में, कौन से जर्नल में अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे। लेकिन जब एक इंडस्ट्री पूरी है ही सही तो यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद ही जर्नल्स वगैरह निकालना स्टार्ट कर देती है, और ये फर्म्स में मिलकर जो इंडस्ट्री भी है वो इन फर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है लोगों को, इनके बारे में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और ये फर्म्स भी किस तरह से और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंगेज हो सकती हैं और अपने और प्रोडक्ट्स को किस तरह से इनोवेट कर सकती हैं। यहाँ पर इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन की उनको किस तरह से मिल रही है और वो आगे किस तरह से डिसएमिनेट हो रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट थर्ड टाइप का है एक्सटर्नल इकोनॉमी, इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ फर्म्स एक ही नेचर की बढ़ती हैं तो क्या होता है कि वो वर्क को, जो ऑपरेशंस हैं उनको डिवाइड कर लेती हैं, जिससे कि सारी फर्म्स जो हैं वो बिजी हो जाती हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, उनको काम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब जैसे कि एक फर्म है वो वीविंग में लग जाएगी, एक फर्म है वो डाइंग का काम पकड़ लेगी, तो जैसे इसको हम कहते हैं ना हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन एंड वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन, यहाँ पर इसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि एक फर्म सभी तरह के ऑपरेशंस नहीं कर सकती है। जैसे टीवी ही प्रोड्यूस हो रहा है, टेलीविजन है, एलईडी प्रोड्यूस हो रहा है, कोई पार्ट एक फर्म बना रही है, दूसरा पार्ट दूसरी फर्म बना रही है, तो जो कुछ पार्ट्स हैं वो सारी फर्म्स एंगेज हैं उसको बनाने में, और उससे क्या है कि हर फर्म को फ़ायदा ही मिल रहा है। अदरवाइज अगर एक ही सारा काम एक ही फर्म करने लग जाए तो इट रियली बिकम्स डिफ़िकल्ट, इट बिकम्स मेसी एंड टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और हो सकता है उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन यहाँ पर काम डिवाइड हो गया है तो वो काम भी फटाफट हो जाता है, वो प्रोडक्ट भी फटाफट बन जाता है और टाइमली डिलीवर भी हो जाता है। तो these three are external economies. I hope these two types of economies are clear. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि जब किसी भी फर्म का साइज एक्सपैंड होता है लॉन्ग रन में तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। समटाइम्स इट हैपन्स, और ये देखा भी गया है कि नुकसान भी होता है। तो डिसइकोनॉमीज का मतलब नुकसान, डिसइकोनॉमीज का मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ रही है या जो फैक्टर इनपुट है वो अब कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत तरह की डिसइकोनॉमीज देखी गई हैं। पहला है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, मशीन्स नहीं है हमारे पास, मशीन इंपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत हो रही है या बार बार ख़राब हो रही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमने की तो है या हमारे पास आई तो है, लेकिन हम उसको ठीक तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर कैन बी मेनी डिफ़िकल्टीज़ रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी। फिर है मैनेजमेंट एंड लेबर कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बार देखा गया है कि जो मैनेजमेंट है वो लेबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। ये हो सकता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ द आवर्स, इन टर्म्स ऑफ द एफर्ट्स दैट दे आर पुटिंग। तो इनका झगड़ा चलता ही है। तो इनके झगड़े की वजह से कभी कभी डेज, इवन कभी कभी तो मंथ्स का भी जो लेबरर्स है वो धरना देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, लॉकआउट हो जाता है कंपनी में, जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ को ही नुकसान है, फर्म को है और वर्कर्स को तो है ही है। फिर हमने देखा है रॉ मटेरियल कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, कर्फ्यू लग जाता है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, सप्लायर के साथ झगड़ा हो जाता है, सप्लायर ज़्यादा रेट मांगता है, एक्सपेंसिव हो जाती हैं जो सारे फैक्टर इनपुट्स हैं। तो ये जो कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ जाता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज हो जाती है, उनको हम कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। और कोई भी अगर डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डिफ़िकल्टी। थैंक यू वेरी मच।